आज के प्रोग्राम में रद्दुल फसाद के सिपाही, इख्तियारात में तोसी, पीपुल्स पार्टी की तहरीक, सिलिकॉन वैली में नुमाइंदगी। हमें फ़ख्र है अपने पाकिस्तानी होने पर, हमें फ़ख्र है अपने बोलवाला होने पर। आज के शो में मैं हूँ नादिया फ़ारूक, मेरे साथ मौजूद हैं उज़्मा इजाज़ खान, कुर्रतुल ऐन। पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल के सबसे बड़े सेट से न्यूज़ अलर्ट विद सुपर वुमन की जानिब से खुश आमदीद। रद्दुल फसाद की कामयाबियां इस बात की गम्माज़ी कर रही हैं कि इस मुल्क में रहने वाले हर शख्स ने फसाद को और फसादियों को रद्द कर दिया है, और यही वजह है कि एक के बाद दीगरे हमें बड़ी अहम कामयाबियां नसीब हो रही हैं। पाकिस्तान खुशहाली और तरक्की की तरफ जा रहा है। इसी तरह का एक बयान भी दिया है गुज़िश्ता रोज़ ISPR की जानिब से, जो आर्मी चीफ का ताज़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हर शख्स, पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स रद्दुल फसाद ऑपरेशन का सिपाही है। और इसी हवाले से एक इस तरह की आगाही और शऊर की वीडियो भी जारी की गई है जो ताल्लुकात आमा है आर्मी का, उसकी जानिब से, जिसमें ये बताया गया है कि हम किस तरह एक बहैसियत ज़िम्मेदार शहरी के अपना किरदार अदा कर सकते हैं, हम किस तरह ऑपरेशन रद्दुल फसाद में एक अहम रोल प्ले कर सकते हैं। और हमें करना भी चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हमारे जितने भी जो हमारे महल्ले हैं, जहाँ जहाँ से हमारा गुज़र होता है, जहाँ हम जाते हैं, जो हमारा सोशल सर्कल है, वहाँ पर कोई ऐसा शख्स तो मौजूद नहीं है जिसकी कार्रवाइयाँ इस मुल्क और इस कौम के ख़िलाफ़ हो सकती हैं। इसी हवाले से बड़ी ज़बरदस्त और लेन देन के हवाले से भी इसमें बात की गई है कि किस तरह हम अपने लेन देन में उन तमाम चीज़ों की मुताबिकत के साथ चल सकते हैं जो कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियत की तरफ हमें लेके जाती हैं। एक हम वीडियो क्लिप भी देखेंगे जो कि पाकिस्तान आर्मी ने जारी किया है, और उसके बाद हम इसी से मुतालिक मज़ीद बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बैठे प्लीज। जी मुझे वैन चाहिए विद ड्राइवर। जी मिल जाएगी, इसका 5000 डेली रेंट होगा, और उसके अलावा आपका शनाख्ती कार्ड और लाइसेंस भी चाहिए होगा। भाई छोड़े कागजों को, 10,000 मुझसे ले, गाड़ी मुझे दे दी। ठहरिए, ये देखकर खुश मत हो कि कितना पैसा आया है। सोचें, ये पैसा कौन कहां से लाया है। आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपके खानदान और मुल्क के लिए बड़े नुकसान का बाइस हो सकती है। पुरअमन पाकिस्तान के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों का साथ दें, क्योंकि हर पाकिस्तानी रद्दुल फसाद का सिपाही है। छोटा सा वीडियो क्लिप है लेकिन पैगाम बहुत बड़ा है। अगर देखा जाए तो ये बड़ा पैगाम हर पाकिस्तानी को इस वक्त अपने जहन और अपने दिल में बिल्कुल उजागर कर लेना चाहिए कि हमें किस तरह से इस मुल्क को फसाद से और फसादियों से पाक करना है। और यही वजह है कि जो कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान आर्मी के चीफ हैं, उन्होंने ये कहा है कि हर शख्स रद्दुल फसाद का सिपाही है। और आज जो कामयाबियाँ हमें मिल रही हैं, एक के बाद दीगरे हम देख रहे हैं वज़ीरिस्तान में, फाटा में और ख़ुद शहरों के अंदर जो इस तरह के फसादी आके बस गए थे, उनके ख़िलाफ़ जो एक मरबूत कार्रवाइयाँ हुई हैं, उसके नतीजे में बहुत ज़बरदस्त अमन आया है। सुख चैन का सांस लिया है पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के शहरियों ने, और एक इमेज जो पाकिस्तान का बेहतरीन जा रहा है इस वक्त पूरी दुनिया में, उसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती। किस तरह से सरमायाकारों को पाकिस्तान अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहा है, किस तरह से बैरून मुमालिक में पाकिस्तान का एक जो तशख़्ख़ुस है वो एक बेहतरीन पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। ये बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों से जब हमारी बात होती है तो वो हमें बताते हैं कि पाकिस्तानियों का जो इमेज है वो इन ऑपरेशन की ही वजह से एक बहुत पॉजिटिव लाइन की तरफ अब जा रहा है। और उज़्मा, आप किस तरह देखती हैं? पाकिस्तान आर्मी की कोशिशें भी है और पाकिस्तान आर्मी ये चाहती है सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्योंकि जब तक सिविलियंस आर्मी के साथ शामिल नहीं होंगे किसी भी ऑपरेशन में खातिर ख्वाह नताइज सामने नहीं आएंगे। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। जब भी हम अपने घरों की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन वही होता है जो आसीन का सांप होता है। तो बड़ी वाज़ेह उन्होंने इस बात की मिसाल दी है कि वो तो महाजों पर लड़ रहे हैं, वो सरहदों पर लड़ रहे हैं, वो ऑपरेशन क्लीन अप कर रहे हैं, वो पूरे मुल्क को फसाद से पाक कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जो सिविलियंस हैं, जो शहरी हैं, उनको उनकी जिम्मेदारी सिखा दी कि आप आपसी के लेन देन में ख्याल रखें कि कहीं ये किसी भी तरह से कोई मुर्तकिब तो नहीं हो रहा, किसी के साथ ज़्यादती का या मुल्क के साथ ज़्यादती का या अमन सलामती को ख़तरात लाहक होने का। इसकी मिसाल हम थोड़ी सी इस तरह से दे सकते हैं कि जब हम घरों को किराए पे देते हैं तो मेरे ख्याल में इसको थोड़ी सी छानबीन कर लेनी चाहिए कि जो आने वाला है उसका ताल्लुक़ कहाँ से है, वो किस वजह से आ रहा है और कितने अरसे के लिए। जैसे कि हमने बारहा अपने लोगों को ये समझाया, अपनी आवाम को ये समझाया, और हम मीडिया के ज़रिए बार बार इस बात के बारे में निशानदेही भी करते हैं कि
जब भी कभी घर किराए पे दें तो इस बात की ज़रूर तसल्ली कर लें कि जिनको दिया जा रहा है उनका ताल्लुक़ कहाँ से है। वो कहीं ऐसे तो नहीं कि थोड़े अरसे के लिए, कम स्पैन के लिए घर चाहिए उन्हें, और कहीं उनका ताल्लुक़ पीछे से किसी ऐसी तंजीम से तो नहीं है जो पाकिस्तान मुल्क के लिए सलामती का ख़तरा हो। ज़रबुल अज़्म के हवाले से बात हुई जो कामयाबियों से जा रही है, इसमें सिर्फ कोई एक इदारा शामिल नहीं है, सिक्योरिटी इदारे, मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारे शामिल है, FC एहलकार शामिल है। साथ ही साथ अगर रेंजर्स के हवाले से बात की जाए तो रेंजर्स ने किसी भी तरह से मुल्क को नहीं छोड़ा, मुल्क का दिफा करने के लिए, साथ ही साथ मुल्क को क्लीन अप करने के लिए रेंजर्स का बहुत बड़ा काम रहा है। और सिंध के हवाले से अगर बात की जाए तो सिंध में तो रेंजर्स की कार्रवाइयों ने जो जितना अमन फैलाया है, और अगर 2016 की बात की जाए तो 72% कमी हुई है दहशतगर्दी में। सिंध हुकूमत ने रेंजर्स के हवाले से जो बात की थी, 15 जनवरी को इनकी जो पिछली जो तौसी थी वो शुरू हुई थी, 90 दिन की तौसी हुई थी, और अब एक बार फिर से रेंजर्स की जो इख्तियारात है उसमें 90 दिन की तौसी कर दी गई है। वज़ीर आला सिंध हमारे साथ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने, उनकी ज़ेर सदारत इस बात की गई, और रेंजर्स के जो इख्तियारात देने की तौसी थी उसमें 90 दिन का इजाफा किया गया है। साथ ही साथ ये बताते चले आपको कि अगर सिंध के हवाले से, खुसूसन कराची के हवाले से बात की जाए तो इससे पहले इतना अमन सुकून हमने इससे पहले कहीं नहीं देखा। तमाम तर सिक्योरिटी इदारों के साथ साथ रेंजर्स ने अपना भरपूर किरदार अदा किया, और अब उनको मज़ीद इख्तियारात इस तरह से हासिल होंगे कि उनको जो एक दर्जा आगे भी रखा जाएगा, और जो पुलिस है उनके भी इजाफी इख्तियारात उनको दे दिए जाएंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि वो छापे मार की गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई जा सकेंगी रेंजर्स के इख्तियारात के हवाले से। तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हम बात करेंगे। इस वक्त PSP के रहनुमा इर्तिज़ा फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इर्तिज़ा फारूकी साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे, क्या कहेंगे, रेंजर्स इख्तियारात में तौसी सूबा सिंध में क़याम अमन के लिए कितनी ज़रूरी समझी जा रही है? एक तो आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि हर 90 दिन बाद गवर्नमेंट रेंजर्स का टाइम क्यों बढ़ाने के लिए या उनको नोटिफिकेशन उनका क्यों देने के लिए इतनी अहलो इज्जत का काम करती है। दुनिया ने देखा कि कराची शहर समेत रेंजर्स ने जिस तरह कराची में कामयाब ऑपरेशंस किए, जिस तरह से रेंजर्स ने यहाँ पर अमन कायम किया, आज से आप 2-3 साल पीछे भी चले जाएं तो यही शहर था जहाँ रोज़ाना 4, 5, 6, 10 लाशें उठा करती थी। स्ट्रीट क्राइम हद दर्जे पर था, और रेंजर्स का होना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये एक मुस्तकिल अमल है, इसके अंदर क्योंकि शहर एक बहुत बढ़ चुका है, पुलिस की कैपेबिलिटी नहीं है, ये दुनिया को भी पता है, ये सब लोग कराची में रहने वाले लोग भी जानते हैं कि पुलिस वो काम नहीं कर सकती जो रेंजर्स इस शहर में रहते हुए कर रही है, और ज़रूर होना चाहिए, और आगे आने वाले वक्त तक होना चाहिए, क्योंकि इससे शहर में अमन कायम है, लोगों का ने सुकून का सांस लिया है। ठीक है रुखी साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा, मजीद खबरों पे भी आपसे तज्जिया लेंगे। सूबा सिंध में सर्च ऑपरेशन के दौरान कामयाबियां मिली, दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया, छापे मारे गए, और ये मुद्दत जो है वो 14 अप्रैल को सिंध रेंजर्स की इख्तियारात की मुद्दत खत्म हो गई थी, लेकिन इसको तौसी इसीलिए की गई कि सिंध में मुस्तकिल अमन की ज़रूरत है। और ये कहा जा रहा है मुख्तलिफ पार्टीज़ की जानिब से भी इस एक मौजू के ऊपर और इस एक जो रेंजर्स की इख्तियारात हैं उसके हवाले से जो तमाम तर जमातें वो मुत्तफ़िक़ भी हैं, जैसे कि आपने अभी बात भी सुनी कि क़याम अमन के लिए सिंध मुस्तकिल बुनियादों पर रेंजर्स कितनी ज़रूरी है। नादिया, आपसे जानना चाहूँगी, सिंध की सूरत हाल के हवाले से आपने 2016 में देखा में क़याम अमन के लिए जो रेंजर्स ने अपनी काविशें की, छापे मारे, क्लीन अप किया, वो नुमाया है और किसी से ढकी छुपी नहीं है। क्या कहेंगी और किस नज़रिए से रेंजर्स की खिदमत तो बहुत ज़्यादा हैं, और हम देखें कराची में अमन और सुकून जो हुआ है वो रेंजर्स के ऑपरेशंस के बाद ही ज़्यादातर सामने है। एक और कौमी सियासत की खबर है जो कि इस वक्त पैनामा के इशू के हवाले से मेरे पास है। पैनामा का फ़ैसला आ चुका है, और इस फैसले की अहम चीज़ जो सामने आई वो ये कि अवाम में एक तरह से सियासी शऊर की बेदारी पैदा हुई। इसके अलावा जो सियासी अफकार होते हैं वो जिला इस वक्त कौमों का जो इस तरह का ट्रांजिशन पीरियड होता है जिसमें बड़े डिसीजन सामने आते हैं, तो ये कौमों के लिए सियासी अफकार की बालिदगी का सबब बनते हैं, और ये हुआ है। पाकिस्तानी कौम को फ़िक्री लिहाज से जिला बख्श दी गई है, पता चल गया है कि क्या सही है क्या गलत है। और ना सिर्फ ये जो शऊर है ये अवाम में पैदा हुआ है, अवामी सतह पर पैदा हुआ है, क्वेश्चनिंग आने लगी अवाम के सामने, अवाम की तरफ से सियासतदानों के लिए भी। मुख्तलिफ पार्टीज़ जो हैं वो अपने अपने फ़ोरम से इस तरह के एहतजाज भी कर रही हैं कि जो अब पैनामा का ये केस है इसका फ़ैसला आ चुका है और अब कोई जवाज़ बाकी नहीं बचा जो हमारे वज़ीर आज़म है उनके पास कि वो इस्तीफ़ा ना दें। बिल्कुल यही बात की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी, और उन्होंने कहा है कि वो एहतजाज की कॉल दे चुके हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि यह एहतजाज तवानाई के बहरान पर काबू ना पा सकने और साथ ही साथ जो पैनामा का फ़ैसला आया है उस हवाले से वो दे रहे हैं और वो पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे।
हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शौकत बसरा साहब। मैं उनसे पूछूंगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो एहतजाज की कॉल दी है और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज़ शरीफ इस्तीफ़ा भी दें। दोनों बातें हैं जो कि उन्होंने सामने रखी हैं। अगर हुकूमत इस मामले को संजीदगी से नहीं देखती तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दूसरा लाए अमल क्या होगा? पहली बात तो पनामा के फैसले के बाद वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ पाकिस्तान के माथे पे कलंक का टीका है। पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जगहंसाई हो रही है। और 2 जजों ने लिखा है कि मियाँ नवाज़ शरीफ बददियानत हैं, करप्ट हैं, नाअहल हैं, झूठे हैं। और 3 जजों ने भी कहा कतरी ख़त जो लेके फिर रहे थे वो भी झूठा है। उसके बाद मेरे ख्याल में कोई सियासी और अखलाकी जवाज़ मियाँ नवाज़ शरीफ के पास नहीं है कि वो जमहूरियत और पार्लियामेंट को बदनाम करें। बल्कि इस वक्त जमहूरियत और पार्लियामेंट को जो ख़तरा है वो मियाँ नवाज़ शरीफ की करप्शन से है, पनामा की चोरी से है, इनकी लूट मार से है। और इनके जो वज़रा हैं मेरे ख़्याल में इस वक्त जो सियासी मसखरों का रोल प्ले कर रहे हैं, जो इस वक्त एक वो एफिडीन अब्बासी को मैं सुन रहा था, आबद शेर अली जो सियासी मसखरा है, इससे सियासत बदनाम हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मुल्क की सियासत में बादशाहत के निज़ाम का ख़ात्मा होना चाहिए। ये कोई मौरूसी निज़ाम नहीं है कि एक के बाद दीगरे चंद ख़ानदान ही जो हैं वो अपना तसल्लुत कायम करें इक़्तिदार पर। यकीनी बात है कि जो शख्स बेहतर हो वो इस मुल्क को कौम का सरबराह बनना चाहिए। इसी हवाले से क़ुर्रतुल-ऐन आपकी तरफ आऊँगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी सरगर्म नज़र आ रही, हमें मुख्तलिफ फ़ोरम पिक रहे हैं। अवामी राब्ता मुहिम का भी आगाज़ हो गया है। इसके साथ ही जो लोड शेडिंग के ख़ात्मे के लिए भी उनका एक बयान आ गया है। इस्तीफ़ा का मुतालबा भी किया जा रहा है वज़ीर आज़म की तरफ। तो आप क्या देखती हैं, क्या आने वाली सियासत का रुख होगा? बिल्कुल नादिया, बड़ी साफ़ सी बात है। अभी शौकत बसरा साहब ने भी बताया कि देखें हमारी ज़रूरियात ये चीज़ें नहीं हैं, मेट्रो बसेस, ये फ्लाईओवर्स, ये अंडरपासेस, ये सब चीज़ें अपनी जगह, लेकिन मेन ज़रूरत इस वक्त देखें कितनी लोग परेशान हैं, लोड शेडिंग की वजह से कितनी ज़्यादा टेंशन है, पानी नहीं मिल रहा, सिंध को पानी नहीं मिल रहा, सिंध में बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, वो बिल्कुल ठीक एहतजाज कर रहे हैं और बिल्कुल सही तहरीक चला रहे हैं और सही बात कर रहे हैं कि बिल्कुल इसकी ज़रूरत है हमें, कि हमें जो है वो फ़ौरी तौर पर बिजली की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये, पनामा केस का फैसला सामने आते ही जो सबसे हमने जो चीज़ देखी है कि हर कोई एक ही बात पे मुत्तफ़िक है कि वज़ीर आज़म को फ़ौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। चाहे वो सियासी जमातें हों, चाहे वो आम आवाम हो, लोग हों, सब लोग एक ही बात कह रहे हैं। क्योंकि जब से ये पनामा केस का फ़ैसला सामने आया है, एक बड़ी साफ़ सी वाज़ेह चीज़ है कि मुलज़िम साबित हुए हैं हमारे वज़ीर आज़म साहब। तो ये एक ज़रूरी होता है कि जिस पैनल ने इन्वेस्टिगेशन करनी है, एटलीस्ट उनको आज़ाद छोड़ दिया जाए उस टाइम फ्रेम के लिए जब तक कि इन्वेस्टिगेशन होनी है। तो यही डिमांड आई है लाहौर हाई कोर्ट बार के वकला की जानिब से, जिन्होंने कहा है कि हम अगर वज़ीर आज़म ने 1 हफ़्ते में इस्तीफ़ा नहीं दिया तो वो एक तहरीक चलाएंगे और सड़कों पर आएंगे, एहतजाज करेंगे। 1 हफ़्ते का अल्टीमेटम दिया है उन्होंने और अंदिया भी दिया है कि वो सड़कों पर आकर एहतजाज करेंगे। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जुल्फ़िकार चौधरी साहब, जो कि लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर भी हैं। उनसे हम पूछते हैं इस हवाले से। जुल्फ़िकार साहब, मुझे बताइए, लाहौर बार के जो आपकी जो पूरी वकला बरादरी है, उन्होंने वज़ीर आज़म साहब से इस्तीफ़े का मुतालबा किया है। अगर वज़ीर आज़म साहब आपके दिए गए अल्टीमेटम पर इस्तीफ़ा नहीं देते तो वकला का अगला मौक़िफ़ क्या होगा? देखिए, अब हमने उनको 1 वीक का टाइम दिया और 1 वीक में अगर वो स्टेप डाउन नहीं करते तो हमने एक पूरे पाकिस्तान का जो है एक कन्वेंशन जो है वो इंशाल्लाह हम कॉल करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार, सूबे की सारे सूबों की बार एसोसिएशंस, उसके अलावा पाकिस्तान बार कौंसल, प्रोविंशियल कौंसल्स और हमने डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील बार कौंसलों को दावत देनी है। और हम लाहौर में एक सेमिनार और एक जो है एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें रिप्रेजेंटेटिव कन्वेंशन होगा, जिसमें हम अपने लाहे अमल का ऐलान करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये जो ऐलान हमारी तरफ से है, इसको हमने फर्दर स्ट्रेंथन करना है। हमने पाकिस्तान की पूरी वकला कम्यूनिटी को जो है इसी एक नुक्ते पे लेके आना है कि इस मुल्क में जो है वो अखलाकी वैल्यूज़ भी होनी चाहिए, इस मुल्क में कानून की पासदारी भी होनी चाहिए, इस मुल्क में हक़ और नाहक़ की बात भी होनी है। हमारा ये मुतालबा तो किसी तरह नहीं है। 60 दिनों की बात है, 60 दिनों के बाद अगर वो अपने आप को वहाँ से ख़त्म करवा लेते हैं, अपने ख़िलाफ़ इंक्वायरी, अपने ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन ख़त्म करवा लेते हैं और वो बहाल हो जाते हैं, तो उसमें उनकी ही बेहतरी है। और आप देखेंगे इससे पहले 2 गवर्नमेंटें गई हैं, उन 2 गवर्नमेंटों में देखिए, जब मुशर्रफ साहब के ज़माने में गवर्नमेंट थी तो शौकत अजीज़ साहब, जमाली साहब, शुजात साहब, 3 वज़ीर आज़म एक टेन्योर में रहे हैं। और उसके बाद पूरी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई जिसमें 2 वज़ीर आज़म ने मुकम्मल काम किया है, जिसमें गिलानी साहब थे और हमारे राजा परवेज़ अशरफ साहब थे।
खुद इनके अपने भाई की गवर्नमेंट का ये मामला है कि जब उनके भाई की डिस्क्वालिफिकेशन का मामला था तो खोसा साहब का बेटा जो था वो यहाँ वज़ीर आला पंजाब के तौर पे काम कर रहा था, और जो ही शहबाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन उनको जो रिस्टेन आर्डर था ख़त्म हुआ तो उन्होंने नया हलफ उठाया। बहुत 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 शुक्रिया चौधरी जुल्फ़िकार साहब, लाहौर हाई कोर्ट बार्स के एसोसिएशन के सदर हमारे साथ मौजूद थे। हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि उनका अगला लाएअमल क्या होगा, किस तरह से उन्होंने बताया कि वकला का क्या मतलब उन्होंने सोचा है कि किस तरह से उन्होंने बोला है कि एक हफ़्ते के अंदर अगर वज़ीर आज़म साहब मुस्ताफ़ी नहीं होते तो वो सड़कों पर आएंगे। मैं उसमें आपकी तरफ आऊँगी, किस तरह आप देख रही हैं कि एक वज़ीर आज़म के बारे में एक इन्वेस्टिगेशन होगी? आज बिल्कुल कुरत, जैसे चौधरी जुल्फ़िकार साहब ने भी कहा, चूँकि उन्हें वो ख़ुद कानूनदान है और वकील है, उन्होंने उस तरफ भी निशानदेही की क्योंकि तमाम तर जो वकला होते हैं वो कानून की पासदारी करते हैं, उन्हें पता है, उन रमूज़ का पता है, उस कानून का पता है जिसके ऊपर वो चल के इसके खिलाफ जो तहरीक उठाने का उन्होंने मुतालबा किया है कि जी एक हफ्ते के अंदर अंदर जी अगर इस्तीफ़ा ना दिया गया तो वो तहरीक चलाएंगे। मसला असल में ये है कि कानूनी तौर पर भी अगर देखा जाए और एक अखलाकी तौर पर भी अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ पार्टियों की जांच पसंद की बात की जा रही है और मुतालबा किया जा रहा है कि जी जब तक ये जो JIT तश्कील दी जाएगी 2 महीने के अंदर अंदर वज़ीर आज़म साहब को दूर रह के बाहर रह के काम करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये अगर मुतालबा है तो जमहूरियत का रंग और जमहूरियत का हुस्न भी यही है कि उससे दूर रह के काम किया जाए और उसके बाद जब नतीजा आ जाए, जब फैसला आ जाए, जब क्लैरिटी आ जाए, जो कि टीम में तश्कील दे दी गई है, तो फिर उसके बाद अगर वो बरी हो जाते हैं और फिर ये कि क्लियर हो जाते हैं अपने तमाम तर जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए, तो फिर बेशक आके वो अपनी हुकूमत कंटिन्यू करें, जारी करें, क्योंकि वैसे भी अब एंडिंग तो है ही 2018 के इलेक्शन वैसे ही करीब है। बात यह है कि ये जो टाइम पीरियड आया है इसके लिए सिर्फ उन्हें ये डिमांड की जा रही है कि वो इस्तीफ़ा दे दें इस टाइम फ्रेम में जबकि इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जैसे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है, अगर वो डिक्लेयर हो जाते हैं कि वो गिल्टी नहीं है तो वो वापस आ सकते हैं अपनी सीट पे, लेकिन शफाफियत और ट्रांसपेरेंसी के लिए ये ज़रूरी है कि वज़ीर आज़म साहब फॉर द टाइम बीइंग इस्तीफ़ा दे दें। इसी पॉइंट पर लेते हैं एक ब्रेक और वापस आके मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। जानिए ब्रेक के बाद कारोबारी मैदान में नुमायां TSP का ऐलान, कश्मीरी तलबा पर मजालिम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो न्यूज अलर्ट विद सुपर वुमन। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और अब हम बात करेंगे ख़वातीन से जुड़ी खबरों, उनकी कामयाबियों, उनकी काविशों की, खुसूसन पाकिस्तानी ख़वातीन के हवाले से बात करेंगे अपने सेगमेंट वुमेन अलर्ट में। जी नाज़रीन, जब बात की जाती है पाकिस्तानी ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए, उनको अपने कारोबार में बाइख्तियार बनाने के लिए, उनको अपने कारोबार में कामयाबियाँ हासिल करने के लिए और कारोबारी मुंतज़मीन को बेहतर तरीके से अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए, तो इस हवाले से गूगल ने एक बहुत बड़ी तकरीब का इनेकाद किया है कि इसको ब्लैक बॉक्स कनेक्ट का नाम दिया गया है और इससे दुनिया भर से 15 ख़वातीन को दावतनामे जारी किया गया है जो कि गूगल की जानिब से जारी किए गए हैं और इस तकरीब को ब्लैक बॉक्स कनेक्ट का नाम दिया गया है। इसी तकरीब में एक पाकिस्तानी खातून सना फारूक भी शामिल हैं, उन्हें भी दावतनामा मौसूल हुआ है और इस ब्लैक बॉक्स कनेक्ट तकरीब में वो भी शिरकत करेंगी। पहले आपको बताते चलें कि ब्लैक बॉक्स कनेक्ट होता क्या है और हाउ टू अप्लाई दिस। ब्लैक बॉक्स कनेक्ट एक ऐसी तंजीम और एक ऐसा इदारा बनाया गया है जहाँ पे जो कि अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को है, वहाँ पे है और कैलिफोर्निया में है और कैलिफोर्निया का इलाका है जिसको सिलिकॉन वैली का नाम दिया गया है। ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पे वो नेटवर्किंग होती है बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से और इस जगह पे इस तकरीब का इनेकाद किया गया। उन ख़वातीन एंटरप्रेन्योर को दावत दी गई है जो अपने आप को पूरी दुनिया, पूरी ग्लोबल जो इंडस्ट्री है उससे अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं और इस जगह पे आने के बाद आपको सबसे पहले जो पूरी 2 वीक्स की वर्कशॉप टाइप है जिसको ऑर्गेनाइज किया गया है, इसमें जो पहला हफ्ता है उसमें ये सिखाया जाएगा कि किस तरह से आप अपने डी कोड करेंगे सिलिकॉन वैली, यानी सिलिकॉन वैली को डी कोड करने का मतलब ये है कि कुछ वो आपको तरीके बताए जाएंगे कि सिलिकॉन वैली किस तरह से आपको उन नेटवर्किंग में शामिल कर सकेगी। साथ ही साथ आपको दूसरे हफ्ते में इस बारे में बताया जाएगा कि किस तरह से आप अपने बिजनेस को कम्युनिकेट कर सकेंगे और किस तरह से अपने बिजनेस के लिए फंड रेजिंग की जा सकेगी। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इदारा बनाया गया है, एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इस तकरीब का इनेकाद होने जा रहा है जो कि रवां साल होगा और साथ ही साथ ये भी बताते चलें कि इसमें जितनी भी ख़वातीन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उस पर गूगल पे जाके अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन इसमें जो शमूलियत इख्तियार की गई है और जिनको दावतनामा दिया गया है वो सना फारूक हैं, उनको ये एजाज़ हासिल हुआ कि वो इस तकरीब का हिस्सा बनेंगी। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं फिर इस पर बात करेंगे।
बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कारोबारी खातून को मिला एक मुनफरद एजाज। ई लर्निंग नेटवर्क की बानी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सना फारूक को गूगल की जानिब से अमेरिका में होने वाली ब्लैक बॉक्स कनेक्ट में कारोबार की नुमाइंदगी करने के लिए मुंतखब कर लिया गया है। गूगल सिलिकॉन वैली में दुनिया भर से महारत की हामिल 15 खवातीन को दावत दी गई है। ब्लैक बॉक्स कनेक्ट 2 हफ्ते पर मुश्तमिल प्रोग्राम है, जिसका मकसद एक दूसरे के तजुर्बात से फायदा उठाने का मौका फराहम करना है। लंदन में कायम ये इदारा असातिज़ा को ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए तरबियत फराहम करता है। सना फारूक का कहना है कि गूगल की जानिब से ब्लैक बॉक्स कनेक्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम में शिरकत के लिए मुंतखब होने पर वो खुद को काबिल फ़ख्र पाकिस्तानी महसूस कर रही हैं। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया के इलाके सिलिकॉन वैली में 15 से 26 मई तक ये मुनक़्क़िद की जाएगी। अहम बात यह है कि अगर आप एक दफ़ा इस इदारे से मुंसलिक हो जाते हैं तो आप ग्लोबल जो पूरी कम्युनिटी है उससे कनेक्ट हो जाते हैं, और जो सबसे पहले जो आपको की अपॉर्चुनिटीज़ हासिल होती हैं वो सबसे पहले इस इदारे तक आती हैं, और आप अपनी सलाहियतों, और चूँकि आप उसके मेंबर होते हैं, आप उसको सबसे पहले आपको रिसीव होंगे, ताकि फिर आपकी जो भी एक्सपर्टीज़ हैं वो आप उसमें फैला सकते हैं और अपने बिज़नेस को फाल कर सकते हैं और अपने बिज़नेस को बहुत बेहतर तरीके से आगे ग्रो कर सकते हैं। ये तमाम तर चीज़ें उन ख़वातीन के लिए भी हैं जो घर बैठी में, जिन्होंने थोड़ा बहुत भी जानती हैं इस बारे में, जाएँ गूगल पे जाके सर्च करें और किस तरह से हाउ टू अप्लाई, ये भी हम बता रहे हैं तमाम तर उन पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए। जिस तरह सना फारूक आज इसका हिस्सा बनी, उन्हें ये एजाज़ बख्शा गया कि आज वो पाकिस्तानी ख़वातीन को लेकर आगे बढ़ी हैं और उन्होंने ये किरण दिखा दी उन पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए कि वो भी इस जगह का हिस्सा बन सकती हैं। और बहुत ही अहम बात ये कि चाहे छोटे लेवल का काम हो चाहे बड़े लेवल का काम हो, अगर आपके अंदर सलाहियत हैं तो आप इस जगह और इस तकरीब का हिस्सा बन सकती हैं। इस साल तो सना फारूक बाजी ले गई, लेकिन अगले सालों के लिए आप सब कोशिशें कर सकती हैं। क्या कहेंगी नादिया, अगर आपसे पूछूं मैं, ब्लैक बॉक्स कनेक्ट कैसा लगा आपको? मुल्क और कौम की अगर हम बात करें तो ये खातून जो है सना फारूक, ये पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र बनने जा रही हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी सिलिकॉन वैली है जिसमें तमाम दुनिया के लोग पार्टिसिपेट करते हैं कि वो इस एंटरप्रेन्योर का हिस्सा बने, जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेशन के लिए अप्लाई किया और ये सेलेक्ट हुई। तो ये बेहतरीन काम हुआ है और हम सब इनको मुबारकबाद पेश करते हैं अपने इस फोरम के तवज्जुह से भी। क्या कहेंगे क़ुरैश, सना फारूक तो मिसाल हैं, लेकिन आप आम औरत के लिए क्या बात कहना चाहेंगे? बिल्कुल, सना फारूक को सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूंगी कि उनका बहुत एक बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए, और हमारे लिए बीइंग पाकिस्तानी बहुत फ़ख्र की बात है कि उनकी सिलेक्शन हुई और इस तरह से उन्होंने अपने मुल्क का नाम रोशन किया और एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल सेट की पाकिस्तान की दूसरी ख़वातीन, हमारे लिए भी और पाकिस्तान में मौजूद दूसरी ख़वातीन के लिए भी। जितनी भी ख़वातीन हमारी बिज़नेस में इंटरेस्टेड हैं और काम कर रही हैं, और बहुत बड़े बड़े नाम हैं ऐसे पाकिस्तान में मौजूद हैं, बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो बिज़नेस में बहुत आगे जा रही हैं और जाना चाहती भी हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल सेट की है सना फारूक ने। मुझे बहुत खुशी हुई है देखकर, मुझे बल्कि बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मैं ख़ास तौर पर देखती हूँ कि पाकिस्तान से बाहर बहुत एक हाईलाइट होती है वो खातून जो पाकिस्तान से जिसका नाम सेलेक्ट होता है, तो बहुत खुशी होती है। अच्छा, मैं एक और बात बताऊँ, ये न सिर्फ ये बात भी नहीं है कि मतलब ये सिर्फ एंटरप्रेन्योर नहीं, लेकिन साथ ही साथ जो बिज़नेस मुंतज़मीन हैं उनको भी और बेहतर तरीके से बिज़नेस को वो आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें जो तरीक़ेकार हैं वो तमाम तर चीज़ें भी सिखाई जाएंगी। और सना फारूक चूँकि पीछे से पहले से ही बिज़नेस में एक अपना नाम रखती हैं और आगे बढ़ रही हैं, काम कर रही हैं बिज़नेस हवाले से, तो मेरे ख्याल में इसीलिए उनकी सिलेक्शन बड़ी मेरिट के ऊपर हुई है। हमारी पब्लिक क्या कहती है सना फारूक के हवाले से, आइए पहले देखते हैं। मैं समझता हूँ कि जो सना फारूक का वहाँ पर जाना और उनकी गूगल की तरफ से बुलाया जाना एक पाकिस्तान के लिए काबिल इफ्तिखार चीज़ है और बाइस हमारे लिए मुसरत भी है। ये बड़ी खुशाइंद बात है कि हमारी पाकिस्तान की बेटी को अगर इतनी बड़े फोरम पर रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, ये पाकिस्तान के लिए एक क्रेडिबिलिटी और ये पाकिस्तान के लिए एक ये चैलेंजिंग रोल एक्सेप्ट करने वाली बात है। सना को जिस तरह से शमूलियत मिली है तो ये पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज उजागर करने में एक बहुत अहम किरदार अदा करेगा इन द इंटरनेशनल मार्केट। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा गूगल की जब भी बात की जाती है तो गूगल कितना बड़ा इदारा है, वहाँ पे हर औरत का ये और हर मर्द का भी ये दिल चाह रहा होता है कि वो किसी ना किसी तरह उससे कनेक्ट हो। और सना फारूक वो पहली पाकिस्तान लेडी हैं जिन्होंने जो उसका हिस्सा बनने जा रही हैं और गूगल की जानिब से उन्हें दावतनामा भेजा गया, उसमें शिरकत करने जा रही हैं। ब्लैक जो कनेक्ट बॉक्स है उस हवाले से जो डिटेल्स हमने आपको बताई, लेकिन सना फारूक ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी ख़वातीन का नाम रोशन किया। इसी पॉइंट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप हमारे साथ रहिए। जानिए ब्रेक के बाद मिलियन मार्च का ऐलान, भारतीय मज़ालिम में शिद्दत।
आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो न्यूज अलर्ट विद सुपरवुमन। जनाब, अब कुछ बात कर लें सियासी जमातों और अवामी राब्तों के हवाले से किस किस किस्म की मुहिम चल रही हैं और कहाँ कहाँ कौन कौन सी पार्टी क्या क्या जो रवाबित है वो इख्तियार कर रही है, किसके साथ किस किस्म के मरबूत रवाबित बनने जा रहे हैं और कौन सी पार्टी कहाँ कहाँ जलसे करने जा रही है। चूँकि 2018 का इलेक्शन करीब है, सब अपने अपने मंशूर के ऊपर तेज़ी के साथ अमल करना शुरू हो गए हैं। कुछ ऐसी भी लोग हैं जिन्होंने जो नौ वारिद हैं जिन्होंने अभी अभी अपनी पार्टीज़ का जो इंट्रोडक्शन है वो कराया है। उसी में से एक पार्टी PSP है। ये कहना गलत नहीं होगा पाक सरज़मीन पार्टी के हवाले से कि उसके सरबरा मुस्तफ़ा कमाल है। मुस्तफ़ा कमाल का नाम किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं। उन्होंने इससे पहले भी आके बड़ी तेज़ी के साथ और बड़े अपने लोगों को मुत्तहद करके इस बात का यादा किया कि हम हर तरह से पाकिस्तान को बचाएंगे और पाकिस्तान को जिस तरह से हम आगे लेके चलेंगे इससे पहले शायद किसी ने ना देखा। उन तमाम तर लोगों को एक बार फिर से सिंध में मुत्तहद करेंगे, कराची के लोगों को आगे चलेंगे, उनकी जो परेशानियाँ हैं, जो उनके प्रॉब्लम्स हैं, उनके मसाइल हैं, उनको हल करेंगे। PSP की जानिब से एक बड़े जलसे का इनेकाद किया गया था और फिर से 15 मई को इस बात का ऐलान किया गया है 14 मई के हवाले से कि 10 लाख अफराद का मजमा जमा करेंगे और वह एहतजाज भी करेंगे और वो जो उनके 16 निकात थे उसको मनवाएंगे और उसके ऊपर लड़के उसको पूरा करवाने की कोशिश करेंगे ताकि जो मसला है कराची का, अगर पानी के हवाले से बात की जाए, बिजली के हवाले से बात की जाए, कचरे के हवाले से बात की जाए तो वह तमाम तर मसाइल हल हो जाएँ। तमाम तर सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। इस वक्त PSP के अगले राहमल के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त PSP के रहनुमा इर्तिज़ा फारूकी साहब। आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। आपका इस जलसे के हवाले से क्या कहेंगे? PSP का एहतजाज का पहला मरहला तो मुकम्मल हो गया और अब दूसरे मरहले का ऐलान किया गया। अवामी मसाइल के हल के लिए अब क्या कोई सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है? बात तो यकीन करें और सरे और सब हमारे पिछले जितने दिनों का एहतजाज था, ये धरना था, इससे तो हमने ये बात साबित कर दी कि हम एक पत्थर भी नहीं उठाएंगे। हम इस शहर को पुरअमन रखते हुए अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते रहेंगे। पहला मरहला हमारा हल हो गया है। पहले मरहले में हमने आवाम तक ये पैगाम पहुंचा दिया है। अब दूसरे मरहले में हम आवाम के घरों में जा रहे हैं। अब हम अपने एरियाज़ में जाकर लोगों से बातचीत करके उनको ये बताएंगे, उनको ये बल्कि समझाएंगे कि जो तकलीफ़ उनको उठ रही है, जो उठा रहे हैं वो लोग तकलीफ़, उस तकलीफ़ के तहत वो लोग बाहर निकलें। पानी अगर नहीं है, कचरा नहीं उठ रहा, तो उन तमाम चीज़ों को देखते हुए उन लोगों को चाहिए बाहर निकलें। हम पहले आवाम को मेंटली तौर पे इन 18 दिनों में हमने आवाम तक ये पैगाम पहुंचाया और अगले मरहले पे जाने से पहले हम आवाम के घरों तक पहुंचकर उनको ये एहसास दिलाएंगे, उनको ये बताएंगे अगर थोड़ी सी भी तकलीफ़ उठानी पड़ रही है तो खुदा के वास्ते वो तकलीफ़ उठा लें और उस तकलीफ़ के तहत उस तकलीफ़ को बर्दाश्त करते हुए PSP के धरने में, PSP की मिलियन मार्च में ज़रूर शामिल हों ताकि उसके बाद अवामी रेला हुक्मरानों को मजबूर कर दे कि वो कराची के लोगों का साथ दे, कराची के लोगों का जो मसाइल हैं उसको हल करें। जी नाज़रीन, आपने बातचीत सुनी। हमारे साथ मौजूद थे PSP के रहनुमा इर्तिज़ा फारूकी साहब। आपका बेहद शुक्रिया। जैसे कि इससे पहले भी बात हुई थी और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा था कि आवाम को अपनी ताकत पर पूरा मुकम्मल भरोसा है और वो इस भरोसे का इजहार करेंगे 14 मई को जो एक बड़ा जलसा होगा। 10 लाख की ताकत के लोग, 10 लाख ताकत रखने वाले, 10 लाख की तादाद की ताकत रखने वाले वो लोग वहाँ पर मौजूद होंगे। ये एक मिलियन मार्च होगा जो सबको क्लीन स्वीप कर देगा। क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? और PSP का जलसा इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि वो अपने 16 निकात को उसी तरह से मुकम्मल करके और उसी तरह से आवाम के साथ, हुकूमत के साथ मनवा सकेगा। क्योंकि बुनियादी जो मसाइल हैं कराची के, खुसूसन कराची के हवाले से अगर बात की जाए, सिंध के तो और बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन सिंध के हवाले से बात की जाए तो बहुत सारे हैं। क्या कहेंगी नादिया? निशानदेही की जाएगी 16 निकात के ऊपर, क्या मिलियन मार्च उसको पूरा करवा लेगा? उसमें सबके अपने अपने नुकात हैं, सबके अपनी अपनी डिमांड्स हैं, लेकिन मुझे लग ये रहा है कि मई का महीना वैसे बड़ा गर्म होता है। 14 मई की तारीख इन्होंने भी दी है, तो यकीनन ये गर्मी जो है सियासी, ये भी अपने उरूज पर पहुंचेगी। और जो समझ रही थी इस वक्त वफाक और हुकूमत ये समझ रही थी कि शायद अब सारी चीज़ें बेहतर हो गई हैं, तो मुझे लग ये रहा है कि पनामा का फ़ैसला आने के बाद अब चीज़ें बतदरीज ज़्यादा जो है सिचुएशन वो मुश्किल की तरफ जाएगी हुकूमत के लिए। अच्छा, लेकिन आपको ऐसा भी तो लग रहा होगा ना कि चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं, लोगों को अपनी अपनी पार्टी का जो वो है फोकस नज़र आ रही है कि अब क्या करना है। देखिए, जब मुख्तलिफ़ चीज़ें मुल्क में होती हैं और बड़े बड़े डिसीजन सामने आते हैं तो ये बहैसियत पाकिस्तानी कौम में ये बात समझती हूँ कि ये पूरी कौम के लिए सियासी बालिदगी का अमल होता है, एक पॉलिटिकल एवोल्यूशन होता है बहैसियत पूरी कौम में। तो लगता ये है कि जो फ़िक्री तौर पर कौम में जो शऊर है वो बेदार हो चुका है, लोगों को पता चल गया है कि क्या होना चाहिए और क्या हो नहीं रहा। तो अब ये फ़ैसला आवाम के हाथ में है कि वो क्या करते हैं। बहरहाल अब बात करेंगे हम पाकिस्तान के हवा कभी फरामोश नहीं कर सकते, वो है कश्मीर। जुल्म, जबर, इस्तबदाद, जाहरियत
और जितनी भी मुनाफरत को अगर ज़बान दी जाए तो पाकिस्तान के लिए भारत का रवैया बनता है। लेकिन हम सिर्फ पाकिस्तान के लिए भारत के रवैये को इसलिए नहीं देखते कि लाइन ऑफ कंट्रोल से दुश्मन ये चाहता है कि वो पूरी दुनिया की नज़रें हटा दे, इसलिए कश्मीर में मुनाफरत फैलाई जा रही है। कश्मीरियों के साथ जो जुल्म और इस्तबदाद का बाज़ार गर्म किया जा रहा है वो आज की बात नहीं है, बल्कि उसकी तारीख़ कई साल पुरानी है। लेकिन अब ये मरहला आ गया है कि कश्मीरी अपने हक़ के लिए निकल खड़े हुए हैं और इस तरह निकले इस दफ़ा कि उनको लग ये रहा है कि अब आज़ादी उनका मुक़द्दर बनने जा रही है। यही वजह है कि जो भारत का एक बौखलाहट वाला रवैया है भारतीय फोर्सेस का, वो भी सामने नज़र आता है कि यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस से भी बच्चों को और जो स्टूडेंट्स हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उनको सड़कों पर घसीटा जा रहा है, घरों से निकाल कर नौजवानों को शहीद किया जा रहा है। माएँ जो हैं वो अपने बेटों के जनाजे देख रही हैं, बहनें अपने भाइयों के लाशें उठा रही हैं। लेकिन इन सब के तनाजुर में जो चीज़ एक बहुत अहम और नुमाया नज़र आती है वो है पाकिस्तान से कश्मीरियों की मोहब्बत, जिस पर वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। अभी गुज़िश्ता रोज़ भी जो बडगाम का इलाका है वहाँ 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। इसी हवाले से मज़ीद बात भी करेंगे। पहले जो रिपोर्ट तैयार की हमारी टीम ने वो देखते हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म बर्बरियत थमने का नाम नहीं ले रही। भारतीय फोर्सेस की जानिब से वादी के तालीमी इदारों में खाना जंगी की सूरत हाल है। तलबा और फोर्सेस के दरमियान कई रोज से बाज़ाबिता झड़पों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज जिला बडगाम में भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से 2 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए। वाक़े के बाद से वादी में हालात कशीदा और तालीमी इदारे बंद हैं। घरों से बेगुनाह नौजवानों को बिला वजह गिरफ्तार किया जा रहा है। जिला शोपियां से दर्जनों अफराद को हिरासत में लेकर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। मोदी सरकार की जानिब से ताकत के बदतरीन इस्तेमाल के बावजूद बहादुर कश्मीरी नौजवानों की अज़्म और हौसले को पसपा करने की अब तक की हर कोशिश नाकाम हो चुकी है। चंद रोज़ और मेरी जान फ़कत चंद रोज़, जुल्म की छाँव में दम लेने पे मजबूर हैं हम, और कुछ देर सितम सह लें, तड़प लें, रो लें, अपने अजदाद की मीरास है, मजबूर हैं हम। जिस्म पर कैद है, जज्बात पर ताज़ीरें हैं, फ़िक्र मबहूस है, गुफ्तार पर जंजीरें हैं, अपनी हिम्मत है कि हम फिर भी जिए जाते हैं। ज़िंदगी क्या किसी मुफलिस की क़बा है जिसमें हर घड़ी दर्द के पेवंद ही लगे जाते हैं। अगर कश्मीर को इस नज़्म के तनाजुर में देखा जाए तो लगता यह है कि फैज़ के दौर से आज तक जो मसला था वो जूं का तूं खड़ा है। कश्मीरी उस वक्त भी अपने हक़ खुद इरादियत के लिए खड़े थे, आज भी अपनी जानों के नजराने उसी हक़ खुद इरादियत के मुतालबे के लिए दे रहे हैं। एहतजाज को जब दबाया जाता है तो वो तशद्दुद की बदतरीन मिसाल बन जाता है, और यही कुछ हो रहा है कश्मीरी नौजवानों के साथ। कुर्रतुलैन, कश्मीर का मसला एक ऐसा मसला है कि हम सब जब इस पर बात करते हैं तो एक अजीब बेचैनी सी कैफियत शुरू हो जाती है। कश्मीरी हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं, उनके साथ इतना जुल्म किया जा रहा है, कुछ नहीं कहती अक़वाम मुत्तहिदा। आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, अक़वाम मुत्तहिदा को या हम पूरी दुनिया को देखें, हम देख रहे हैं कि सबको नज़र आ रहा है कि भारत किस तरह अपनी हट धर्मियों पर, अपने मजालिम में तेज़ होता जा रहा है। जिस तरह कश्मीरियों की आवाज़ बुलंद होती है, जिस तरह वो अपने हक़ खुद इरादियत के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, जैसे जैसे उनका जज्बा परवान चढ़ा है, वैसे वैसे भारत के जुल्म में भी रोज़ बरोज़ इजाफा होता है। ऐसा कहीं पर दुनिया में नहीं होता। हम आपको बता रहे थे कि तालीमी इदारों पर, स्टूडेंट्स पर, मासूम जो हैं वहाँ के कश्मीरी नौजवान, उन पर जुल्म किया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को मारा जाता है। इतनी बड़ी बर्बरियत की मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती जो भारत कायम कर रहा है। तो मैं समझती हूँ इसका हम दुख कर सकते हैं, हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको मज़ीद हिम्मत दे कि वो अपनी इस जंग और जद्दोजहद को जारी रखें। हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं, हम अपनी पूरी कोशिश भी कर रहे हैं कि इस मसले को उठाया जाए, आलमी फ़ोरम पर उठाया जाए। इसको अक़वाम मुत्तहिदा को भी चाहिए इसके ऊपर स्टेप उठाए अब, क्योंकि अब इस पर नज़र षानी की नहीं, अब इस पर स्टेप उठाने की ज़रूरत है। और हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि किस वक्त इस पर कोई प्रैक्टिकली कोई ऐसा इम्प्लीमेंटेशन होगा जिसकी वजह से भारत को कोई जवाब मिलेगा। खैर, यहाँ हम दुआ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको एक और ख़बर के बारे में अपनी बढ़ते हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं। इसके बारे में हम आपको रोज़ाना बताते हैं। बोल सेल्फ़ी के हवाले से बहुत ज़्यादा सेल्फ़ीज़ हमें आपकी मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा आप हमारे प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है बोल चैनल और बोल चैनल्स के नंबर 1 प्रोग्राम्स, तो बहुत खुशी होती है।
और बहुत ज़्यादा पजीराई मिलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप अपनी, हम थोड़ा सा आपको तरीकाकार बता दें कि सेल्फ़ीज़ हमें आपकी मिल रही हैं, लेकिन हमें आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ़ीज़ चाहिए, डिफरेंट पोजेस के साथ हमें आपकी सेल्फ़ीज़ चाहिए, क्योंकि रैंडम सिलेक्शन होगी और फिर विनर्स को बहुत से प्राइजेस मिलेंगे। तो आप अपनी सेल्फ़ीज़ भेजने का सिलसिला मत रोकें, आप हमें ट्विटर करें, व्हाट्सएप करें, फेसबुक पे भेजें या ईमेल कर दें, जिस तरह आपको कन्वीनियंट है आप उस तरह हमें भेज सकते हैं। और आप बहुत से इनामात हासिल कर सकते हैं, जिसमें है लाखों रुपए के कैश इनामात, गाड़ियाँ और आपके ख्वाबों का घर भी। क्या कहेंगी नादिया फ़ारूक, आप इस हवाले से? बहुत सी सेल्फीज़ आ रही हैं, आप देख रही हैं कि बहुत ज़्यादा पजीराई मिलती है चैनल के प्रोग्राम्स को, तो बहुत खुशी होती है हमें भी देखकर। बहुत ज़्यादा हमारे प्रोग्राम को भी पसंद किया जा रहा है बोल चैनल के दूसरे प्रोग्राम्स के साथ साथ। तो आप किस तरह देख रही हैं? पूरा लोगों में बड़ी क्यूरियोसिटी है कि किस तरह वो प्राइज़ जीतेंगे। क्योंकि जो हमारे काफ़ी सारे रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, सोशल सर्कल के लोग हैं, वो सब ये जानना चाहते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। तो जिस तरह आपने बताया, आपने बिल्कुल सही बात की, लोगों को इस चीज़ की गाइडेंस की ज़रूरत है कि आप बार बार सेल्फीज़ भेजें, मुख्तलिफ पोजेस के साथ भेजें। जो रैंडम सिलेक्शन होगी किसी अच्छी सेल्फ़ी की, उसमें आपकी सेल्फ़ी भी क्लिक हो सकती है। तो एक दफ़ा लोग एक दफ़ा भेज देते हैं, मेरे ख्याल से उसके बाद चुप बैठ जाते हैं कि हमारी सेल्फ़ी तो चली गई। लेकिन मेरे ख्याल से ये प्रोसेस उनको डेली बेसिस पे करना चाहिए। डेली 8-10 ट्वीट करने में कोई हर्ज नहीं है। वैसे भी हम लोग मुस्तकिल फेसबुक यूज़ कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे तमाम चीज़ें अपडेट कर रहे होते हैं, तो साथ साथ 1-2 सेल्फ़ीज़ भी 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे के बाद अगर आप बनाते हैं तो उसको आप पुट ऑन करते जाएं। यकीनन आपका भी कोई ना कोई प्राइस कभी ना कभी निकलेगा और निकल भी रहे लोगों के। बिल्कुल सही कहा। मैं ये सोच रही थी कि जिस तरह से हम बार बार कहते हैं कि 8 गिलास पानी पीना चाहिए, तो जब पानी पीने जाएं तो एक सेल्फी ज़रूर लें। देखिए कोई ना कोई बहुत अच्छा बोल का प्रोग्राम आ रहा होगा, उसके साथ साथ आप सेल्फी लें। तो यकीनन ये सिर्फ याद दहानी के लिए हम आपको बता रहे हैं कि जितनी ज़्यादा सेल्फीज़ होंगी उतने ज़्यादा जो आपके जीतने के चांसेस है, क्योंकि इसमें कोई इंसानी हाथ शामिल नहीं है, बड़ी शफाफियत का अमल है, ये रैंडम ये हो रहा है और ये कंप्यूटर के तरीके से और जो सिलेक्शन है वो हो रही है। और एक और अहम बात ये कि चूँकि अब बोल हर ज़बान में है, तो अगर आप उन ज़बानों के अगर आप प्रोग्राम देख रहे हो तो आप उनके साथ भी आप सेल्फ़ी बना सकते हैं। और जो हमारे गांव देहात है वहाँ पे बोल चल रहा है और वहाँ पे वहाँ से जितनी ज़्यादा सेल्फ़ीज़ आएंगी उतने ज़्यादा इनामात के वो हकदार होंगे। और वो लोग यकीनन, हम तो बात यही करते हैं कि हम चूँकि यहाँ बैठे हुए हम बोल का हिस्सा हैं, लेकिन वो तमाम तर लोग, वो पूरा पाकिस्तान जो हमारे गाँव देहात हैं और शहरी इलाके, वहाँ से जितनी ज़्यादा सेल्फ़ीज़ आएंगे उतने ज़्यादा इनामात के हकदार होंगे। हमें खुशी होगी कि हमारे गाँव देहातों से भी लोग बोल सेल्फ़ी के इनामात जीते हैं। बिल्कुल जी, बहुत से इनामात जीत रहे हैं और जीतने का सिलसिला जारी रखें, अपने इस सिलसिले को रोकिए मत, क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हैं लोग सेल्फ़ीज़ को लेकर। डेली बेसिस 8-10 सेल्फ़ीज़ तो हम वैसे ही बनाते ही हैं, रूटीन बात है। तो ये एक बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है कि आपकी वो सेल्फीज़ जो ऐसे ही मोबाइल फ़ोन में पड़ी रहती थी, अब वो नहीं पड़ी रहेंगी। अब बोल चैनल आपको दिला रहा है उन सेल्फीज़ के बस बहुत से इनामात, बहुत से प्राइसेस जीत सकते हैं आप, लाखों रुपए के कैश इनामात, मोबाइल फ़ोन्स और आपके ख्वाबों का घर, और आपको गाड़ियाँ भी मिल सकती हैं, बहुत कुछ मिल सकता है। और आपको सिर्फ करना यह है कि आपने अपनी सेल्फीज़ भेजनी है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फीज़, और आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसी बात के साथ हम अपने प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे। कल इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे इसी प्रोग्राम के साथ, इसी चैनल पर। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़। कल के प्रोग्राम में सेल्फी का जुनून।